की राज्यवार सरकार चल रही, ठीक है। गुंडागर्दी की अगर सरकार है। आप इस वोट बैंक को साधने में कामयाब हो भी जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में क्यों वही मोदी मैजिक चल जाता है, और क्यों वही वोट जो कभी आपका रहा है वो खिसकता हुआ नजर आता है? मुझसे है। जी, प्रोफेसर भुवन। जी जी पूजा जी, मैं बताना चाहता हूँ 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी ने ओपीएस के मामले में उन्होंने घोषणा करी कि जब हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी इसको लागू करने का काम करेगी। और रही बात जो दूसरा मुद्दा आज आपने चलाने का काम करा है, जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसमें जाति जनगणना का मुद्दा प्रमुख है। और मुझे गर्व होता है, मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जो माननीय अखिलेश यादव जी इसको उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का एक मुद्दा बनाने में कामयाब रहे। और हमें लगता है कि अंतिम खड़े व्यक्ति को न्याय तभी मिल सकता है जब जाति जनगणना हो। निश्चित तौर पे पिछड़ों का, दलितों का जो लगातार ये हम देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार जो है उनका जो हक छीनने का काम हो रहा है लगातार, वो मुझे लगता है कि जाति जनगणना के बाद उसमें एक रोक लग सकती है। और आज जवाब देना है भारतीय जनता पार्टी को 2014 से 2019 में जो इनका मैनिफेस्टो था वो एक झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा था 15 लाख अकाउंट में आएंगे, वो नहीं आ पाए। 2 करोड़ नौकरी आएगी, वो नहीं हो पाया। किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई। महिलाओं को सुरक्षा का ये हाल पड़ा है कि आज हम ये देख पा रहे हैं किस प्रकार भारत कह रहे हैं कि विश्व गुरु हो गया और महिलाओं की नग्न परेड पूरे देश देख पा रहा है। मणिपुर में आप देखिए, दिल्ली में देखिए महिला पहलवानों के साथ उत्पीड़न हुआ, महिला पहलवान सड़कों पर रही। आप देखिए हाथरस में दलित बेटी को उनकी सरकार ने जिंदा जला दिया। आप देखिए माँ बेटी को कानपुर में इन्होंने जिंदा जला दिया। तो निश्चित तौर पर जो जो वादे थे ये इनके सब हवा हवाई साबित हुए और ये सरकार सभी मुद्दों पे फेल हो चुकी है। और ये झूठ का जो पुलिंदा है वो इनका साफ जनता को दिखाई दे चुका है। और लगातार ये जो इंडिया का जो कुनबा है वो निश्चित तौर पे इनको दिक्कत करने का काम कर रहा है, क्योंकि आप जो जनता है वो समझ चुकी है कि मोदी सरकार केवल जुमलों की सरकार साबित हो गई। और निश्चित तौर पे पहले इन्होंने कहा कि मीटिंग नहीं हो पाएगी, हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है। हम लोगों ने उस स्पीकर से नाम नहीं एक हो पाएंगे, नाम में एक हो पाए। निश्चित तौर पे आज ये जो ओपीएस का मुद्दा है और जाति जनगणना को लेकर भी राय बन जाएगी। कांग्रेस भी कह रही है, हम लोग भी कह रहे हैं, जेडीयू भी कह रही है, राष्ट्रीय जनता दल भी कह रहा है, समाजवादी पार्टी तो कही नहीं है। तो निश्चित तौर पर राय बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि अब भारत की जनता त्रस्त आ चुकी है और वो कह रही है मोदी जी बस करो, अब आपको देख लिया है, अब हम लोग अपना नेता चुनेंगे। राम कदम जी, आप कहां पहली बैठक को लेकर ही सवाल उठा रहे थे कि ये जस्ट फोटो सेशन ही होगा, लेकिन देखिए अब तीसरी बैठक होने जा रही है। आप सवाल उठा रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन उसमें भी अब विपक्ष पूरी तरह से एकजुट दिख रहा है। और मुद्दों पर तो, और खास तौर से यही 2 मुद्दे, जातीय जनगणना और ओपीएस, इस मुद्दे को लेकर तो जिस तरह से विपक्षी सुर एक हो रहे हैं, क्या ये एक बड़ी चिंता का सबब आने वाले वक्त में भाजपा के लिए बन सकता है? देखिए, बीच के इस मंथना के दौरान मेरा संपर्क टूट गया था, मैं सुन नहीं पा रहा था बाकी वक्ताओं को। पर मूलतः इस बात को पुनः एक बार दोहराऊंगा कि विपक्ष के पास कुछ भी मुद्दे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विरोध में या भाजपा सरकार के विरोध में नहीं। अब जब मुद्दे नहीं बचते तो फिर ये कुछ इस प्रकार से, जिसे हम कहते हैं कि भावनिक मुद्दों को लेकर के वे आगे बढ़ना उनकी रणनीति है, तो उसमें भी पूरी तरह से वो पराजित हुई है। इस देश ने अब तय किया है कि जो मोदी जी ने मूल मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास, सभी जाति धर्मों के लोगों को लेकर सबका विकास, और ये केवल कहने की बात नहीं है। पिछले 9.5 वर्षों में इस देश ने अनुभव किया, जो चूल्हे के सामने जो हमारी माता बहनें बैठा करती थी और हाथ में फूकनी लेकर के वो धुआं उसके आंखों में और उसके शरीर में जाता था, वहां से लेकर के आज जिस प्रकार से देहातों में गैस, हर घर में गैस आया, हर घर में जल आया, हर घर में शौचालय आए, ये बुनियादी विकास की धारा है। और ये सारी बातें ये विपक्ष, मैं पुनः कहूंगा कि नकार नहीं सकता। और जो विपक्ष इकट्ठा आ रहा है उनका क्या वजूद है? लेकिन राज्यों में राम कदम जी, इन्हीं 2 मुद्दों पर, अगर ओपीएस की ही हम बात कर लें,
ओपीएस की भी अगर हम बात करें राम कदम जी, तो विपक्ष को सफलता मिली है। मुंबई में अगर हम चर्चा की बात करें तो उनके साथ बचा ही कौन है? उद्धव ठाकरे जी के साथ 2-4 विधायक भी नहीं है, 1-2 सांसद भी नहीं है। श्रीमान शरद पवार जी के साथ कितने लोग हैं आप जानते हैं। तो नेता तो इकट्ठे आ रहे हैं, पर जिनका जमीनी आधार बिल्कुल नहीं है, ऐसे कितने भी लोग इकट्ठा है। उससे क्या होना है? एक मीडिया की न्यूज बनेगी, मीडिया के सामने सारे इकट्ठे आएंगे और दूसरे दिन घर जाकर के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। न इनके पास विचार है, न विचारधारा है, न कोई तर्क है इनके साथ आने का। इनका केवल और केवल एक ही तर्क है, जो हमारे दुश्मन मुल्क चाइना है, पाकिस्तान है, उसका प्रवक्ता के रूप में जो बात करे उसके साथ लोग जुड़ जाए। क्या ये देश के लिए सही सशक्त राजनीति हो सकती? नहीं हो सकती। इसलिए दुश्मन मुल्क को हमेशा उनकी तारीफ करने वाले दल, भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले दल अगर इकट्ठा आ रहे हैं तो देश समझ सकता है कि इनको कैसे सबक सिखाना, और आने वाले 2024 में इनको सही सबक कि भारत की जनता सिखाएगी। पुनः एक बार पूरा देश एक मत से दिलो जान से मोदी जी को चुनते हैं। ठीक है, लेकिन राम कदम जी, मैं फिर से वही सवाल आपसे करूंगी। राज्यों में इन्हीं मुद्दों पर इन्हीं विपक्षी पार्टियों को सफलता मिली है। अगर मैं बात कांग्रेस की ही कर लूं, जो राज्य आपके थे वो आपसे ही छिटक गए। देखिए, अलग अलग प्रांतों की सरकारों की बात करें तो हर प्रांत की सरकार को लेकर के उससे अलग चर्चा हो सकती है, उस पर हम बहस कर सकते हैं। पर जहां पर व्यापक देश की बात आती है तो चाहे तो कांग्रेस से भी कई वोटर होगा मान करके, पर वो मोदी जी की बात आती है तो कहता है कि नहीं, मोदी जी को मुझे चुन के दे। और यही विचार समूचे देश में है। मोदी जी के नाम को लेकर के सारा देश एक ही बात चाहता है कि इन्होंने पुनः एक बार भारत का जो गतवैभव है वो अगर पुनर्स्थापित करना है तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। हर एक का यही मन है, हर एक का यही विचार है, और आगामी चुनाव में वो जीतेगा। चाहे विपक्ष कितनी भी फड़फड़ाए, कितनी भी बैठकें करे, कितना भी आकांड तांडव करे, उस पर होना नहीं कुछ। लोगों ने तय किया है कि मोदी जी को ही तीसरी बार चुन के देना है, और वो दिखेगा आपको चुनाव। और वो 10 करोड़ कर्मचारी जो लगातार आस लगाए आपसे बैठे हैं, उनकी नाराजगी क्या वो झेलने के लिए तैयार है बीजेपी? आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा, बोले। राम कदम जी, मैं उन 10 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की बात कर रही हूं जो लगातार बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। देखिए, सरकार एक भी तबके को नाराज करने के लिए सरकार नहीं है, ये सभी के उत्थान के लिए सरकार है। हर व्यक्ति विशेष में, हर अलग अलग तबके में अपना मत रखना, चर्चा करना, वो उनका मौलिक अधिकार है जो संविधान ने दिया। तो वे यदि कुछ बात रख रहे हैं तो उस बातों को सरकार गंभीरता से लेकर के उस पर चर्चा करेगी, उस पर इसका निराकरण करेगी। पर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि देश के मन में, देश के लोगों के मन में कुछ और है। आप राम मंदिर से लेकर के बाबा केदारनाथ के धाम को देखो, काशी धाम को देखो, आप महाकाल के मंदिर को देखो, ये आध्यात्मिक विकास की धारा को देखो, या अन्य विकास की धारा को देखो, ये अलग अलग बिंदु को जोड़ करके तो देखिए। यदि हम भारत के भ्रमण पर निकलते, भारत देश के प्रवास पर निकलते, क्या दिखता है? 10 वर्ष से पहले का भारत याद करें, आज का भारत देखें, दोनों में अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। एक पारदर्शी सरकार हो, एक ईमानदार सरकार हो, लोगों के लिए 24 घंटे काम करने वाली सरकार हो, तो क्या बदलाव दिख सकता है? लोग देख रहे जमीन पर। ठीक है, ठीक है। वहां पर सड़क नहीं थी, आज कंक्रीट के हाईवेज बन गए। किसके कार्यकाल में बने? जिस हिमालय के पहाड़ पर जहां पर टनल नहीं थे वहां टनल बन गए। किसके सरकार के कार्यकाल में बने? जिस गांव में बिजली नहीं थी उन गांवों में बिजली चली गई। किसने दी बिजली है? तो बिजली से लेके पानी तक, शौचालय से लेके सड़क तक, ठीक है, हर दूर ये देश विगत 9.5 में विकास देख रहा है। और यही विकास को लेकर के हम किसी जाति को, धर्म को, सभी का सम्मान, हम किसी को बांटना नहीं चाहते।
हम सबको साथ में लेकर के सभी का विकास चाहते हैं। यही हमारा तर्क है, यही हमारी विचारधारा है और इसी आधार पर हम आने वाले चुनाव लड़ेंगे और जीत करके भी आएंगे। वोट बैंक की राजनीति तो अब सभी कर रहे हैं और मैं ये नहीं कहूंगी कि भाजपा इससे अछूती है। मैं वापस आऊंगी, सवाल लूंगी आपसे। घरेंद्र जी लौट रही हूं, एक बार हेमराज राम जी, उनको मैं इन कर लेती हूं। हेमराज जी, सीधे तौर पर राज्य में आप उठा लीजिए ये मुद्दे, राष्ट्रीय लेवल पर लोकसभा में नहीं चलने वाले। आपके साथ तो वो नेता है जिनका जो कहें कि जमीनी आधार ही नहीं है, ये सीधा सीधा कह रहे राम कदम जी। अब तो इनको पता चल गया है, इनको तो डर समा गया है, यह ताशे में है, भयभीत हो गए। अगर भयभीत नहीं होते, ये डरे हुए नहीं होते, सहमे हुए नहीं होते, तो बार बार विपक्षी एकता की मुहिम, इंडिया की मुहिम पर ये बेचैन नहीं होते। इनके बातों से लगता है कि ये झूठ का पुलिंदा, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे उनके नेता और प्रवक्ता हो, पूरी झूठ की पुलिंदा लेकर घूमते रहते हैं। ये हर सवाल का जवाब जो देते हैं, ये झूठ का पुलिंदा खोलते हैं और तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। देश के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी है, देश के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी है। देश का संविधान खतरे में है, देश की लोकतांत्रिक प्रणाली खतरे में है, देश में सामाजिक न्याय की धारा खतरे में है और तो धर्मनिरपेक्षता भी खतरे में है। इनको ये दिखाई नहीं देता। किसानों की आय दुगुनी करने का वादा करने वाले किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, महिलाओं की आबरू और उसकी अस्मिता की रक्षा का वादा करने वाले, बेटी पढ़ाओ का वादा करने वाली सरकार महिलाओं को रुलाने का काम किया, पहलवान बेटियों को सड़क पर हड़ताल करने पर मजबूर किया, भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर किया और जो है उनको न्याय के लिए जो बैठी थी सरकार के सामने हड़ताल पर, उनको न्याय देने के बजाय उन पर बढ़कर लाठियां बरसाने का काम किया। ये वादा किए कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 9 साल के अंदर 18 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी, इन्होंने कितना दिया? मात्र 7,22,311 लोगों को नौकरी दी। और तो और इन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था। देखिए महंगाई कितना कम हो गया देश के अंदर, देश की जनता देख रही है। देश की जनता तो तंग तबाह और बर्बाद हो चुकी है और देश की जनता का निर्णय है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाना है और